Hello everyone, and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is your lecture number 5th, in which we are going to talk about humidity and types of it. Okay, लास्ट लेक्चर के आपको सारी चीज़ें आई होप समझ में आ गई हैं और कोई भी डाउट नहीं है. कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे जा करके वहाँ पे आप हमको पर्सनली पिंग कर दीजिएगा. We'll try to get your doubts resolved, and the channel's name is Guru Mantra 247. So without wasting time, let's just quickly start with the topic. देखिए, ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी का सीधा सीधा मतलब ये है कि एयर है, एयर में कितना मॉइस्चर या फिर एयर में, ये अगर पैकेट ऑफ एयर है, एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको हम सीधे सीधे ह्यूमिडिटी कहते हैं. ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में जाने का ही नहीं है. ह्यूमिडिटी यही हो गया कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर है. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी देखते हैं. देखिए, सबसे पहला है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. क्या होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? जब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एक एयर मास में प्रेजेंट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मिलती है. जैसे कि सपोज करिए, ये सपोज एक एयर का पैकेट है. ठीक है, एयर पैकेट है. इस एयर पैकेट में कितना वेट है? ठीक है, और ड्राई एयर कितना है? तो जब हम पूरे एयर के वेट से ड्राई एयर को माइनस कर देते हैं तो हमको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मिल जाती है. यानी कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो उस एयर मास में प्रेजेंट है. अब एयर मास में दो चीजें हैं ना, वेट एयर भी है, ड्राई एयर भी है. एयर मास मतलब क्या हुआ? मॉइस्चर भी है और ड्राई भी है. ठीक है, तो जब मॉइस्चर वाले से, टोटल एयर पैकेट में से जब हम ड्राई वाला माइनस कर देते हैं तो हमको कितना उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है वो पता लग जाता है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, वेट ऑफ एयर माइनस वेट ऑफ ड्राई एयर. ठीक, अब देखिए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है ना वो पोल्स की तरफ घटती चली जाती है. क्यों? क्योंकि पोल्स की तरफ आपको पता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बिल्कुल ऑलमोस्ट निल है. ठीक है, वहां पे ज्यादा आइस कवर है. तो जब आइस कवर है तो ह्यूमिडिटी होगी? नहीं होगी, है ना, ऑलमोस्ट निल होगी. तो जब हम पोल्स की तरफ जैसे जैसे जाते हैं ना तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है. ठीक है, और जैसे जैसे हम लैंड की तरफ जाते हैं, यानी जो लैंड सी के कांटेक्ट से बहुत दूर है, यानी कॉन्टिनेंटैलिटी के तरफ जब हम जाते हैं, तो भी आपको पता होगा जब वाटर बॉडी प्रेजेंट नहीं होगा तो ह्यूमिडिटी होगी कहां से? वाटर वेपर तो आना चाहिए ना एयर मास में. तो जब वो ही नहीं होगा, सिर्फ लैंड वाला एरिया है, तो वहां पे भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो भी डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे कॉन्टिनेंटैलिटी बढ़ेगा. वहीं पे अगर आप एलिवेशन इंक्रीज करते जाते हो, यानी पहाड़ों के ऊपर चले जाते हो, ठीक है, तो पहाड़ इज ऑल्सो वेरी फार अवे फ्रॉम द सी लेवल. तो जैसे जैसे आप एलिवेट करते हो, हाइट इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है. तो कहां कहां पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है? जहां पे एलिवेशन है, जहां पे पोल्स है और जहां पे कॉन्टिनेंटैलिटी है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ इवेपोरेशन के. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जहां ज्यादा इवेपोरेशन होगा वहां पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी. ठीक है, तो जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ही ज्यादा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी. तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन. याद रखिएगा इस बात को. तो इवेपोरेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है. मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का जो मतलब टेम्परेचर से लेना देना है वो इंडिपेंडेंट है. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर इफ ओनली द इवेपोरेशन इज जीरो. अगर इवेपोरेशन वहां पे जीरो है तो उसका टेम्परेचर से क्या लेना देना होगा. ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा. फिर सेकेंड टाइप हम बात करेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का. अब देखिए, कुछ में ना मैंने सिर्फ फॉर्मूला दे रखा है. फॉर्मूला देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है. जिसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत होगी मैं दे दूंगी, दैट्स नॉट एन इशू. ठीक है, तो परेशान मत होइएगा कि मैम ने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला दे के छोड़ दिया. बताऊंगी, आगे बताऊंगी, जहां पे जरूरत होगी वहां पे डेफिनेटली बताऊंगी. जहां सिर्फ कुछ बेसिक चीजें जानने की जरूरत है आपसे उतना ही जानिए, तभी कोई एग्जाम क्लियर हो सकेगा. ज्यादा डिटेलिंग में घुसेगा तो उसको तो फिर पढ़ते ही चली जाइए, तो उसके लिए तो पूरी बुक ही होगी, है ना, पूरी बुक पढ़ लीजिए. तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, ऐसा नहीं है कि डिटेल्स नहीं दूंगी, सब दूंगी जहां जरूरत होगी. ओके, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है?
जो वाटर वेपर का वेट प्रेजेंट है, ठीक है, और जो एयर मास है यानी कि टोटल एयर मास, जब हम वाटर वेपर का रेशियो ले लेंगे एयर मास के साथ के वेट के साथ, तो हमको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिल जाएगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ? ये मेट्रोलॉजी वाले जो लोग होते हैं ना, इनको ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का बहुत काम पड़ता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो किन चीज का है? वेट ऑफ वाटर वेपर बाय वेट ऑफ एयर मास, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव वर्ड जब भी आता है ना, इसका मतलब सीधा सीधा होता है किसी चीज के साथ हम रिलेशन स्पेसिफाई कर रहे हैं उसका, ठीक है। जैसे रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि एक बंदे के कंपैरिजन में, जिसके पास एक ऑडी है, आपके पास स्विफ्ट है, इसके कंपैरिजन में आप जो है, इसके रिलेशन में आप गरीब हो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को ही गरीब से, एक्चुअल गरीब से, जिसको रोटी कपड़ा मकान पे भी आफत है, उससे कंपेयर करें तो उसके हिसाब से आप दोनों ही अमीर हो, ठीक है। लेकिन जब आप इस ऑडी वाले से अपने आप को कंपेयर करोगे तो आप गरीब हो, 100 की सीधी बात। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो किसी चीज के साथ रिलेशन में दिखाती है। तो क्या है वो रिलेशन? देखिए, रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर मास, तो उसका रेशियो लेना है कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर मास में प्रेजेंट है बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट एन एयर मास कैन होल्ड। तो एक सपोज करो ये एयर मास है, इसमें इतना जो है वाटर वेपर ये एयर मास होल्ड कर सकती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और कितना एक्चुअल में वाटर वेपर प्रेजेंट है उस एयर मास में, इन दोनों का जब हम रेशियो निकालते हैं तो बनता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी आप किसके साथ रिलेशन देख रहे हैं कि एयर मास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कितना वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है। सो दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को और कैसे देखेंगे हम? जब हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को ह्यूमिडिटी के कैपेसिटी के साथ रेशियो निकालेंगे इनटू 100, देन वी गेट आवर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। कैपेसिटी तो कोई भी चीज, मतलब कोई चीज कितना होल्ड कर सकती है। तो एक एयर मास जितना मॉइस्चर या वाटर वेपर एक टेम्परेचर पे होल्ड करके रख सकती है, उसको ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बोलेंगे। यानी इसकी कितनी कैपेसिटी है कि ये इतना मॉइस्चर होल्ड कर सके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। जैसे जो एक एयर मास है 0 डिग्री सेल्सियस में 4.8 ग्राम्स पर केजी होल्ड कर सकती है। उसी तरीके से 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर जाएंगे तो 6.4 ग्राम्स पर केजी पे आ जाएगा, ठीक है। कितने का डिफरेंस हुआ? तो इससे कंपेयर मत करिएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री पे 4.8 ग्राम्स पर केजी, 5 डिग्री पे 6.4 ग्राम्स पर केजी, 10 डिग्री पे 9.8 ग्राम्स पर केजी, 15 डिग्री सेल्सियस पे 12.6 ग्राम्स पर केजी, 20 डिग्री सेल्सियस पे 17.3 ग्राम्स पर केजी एंड 30 डिग्री सेल्सियस पे 30.1 ग्राम पर केजी, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर आप जैसे जैसे एक एयर मास का इंक्रीज करिएगा, उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यानी जो वो होल्ड कर सकता है उसकी कैपेसिटी और बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि स्पेस बढ़ने लग जाता है गर्म करने से कोई भी चीज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज होने लग जाती है। तो क्या रिलेशन डिराइव कर सकते हैं कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा किसी भी एयर मास का कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे किसी एयर मास का टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज होगी, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, याद रखिएगा। आई एम सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। और वहीं पे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सपोज करिए 15 ग्राम है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 30 ग्राम है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एब्सोल्यूट बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100। तो 50% कैपेसिटी है उस एयर मास का, ठीक है। अब टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया, सपोज करिए 20 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इतनी है यानी 15 ग्राम्स की है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी टेम्परेचर घटने से क्या हुआ?
टेम्परेचर डिक्रीज करने से ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी डिक्रीज हो गई क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो 17 ग्राम्स हो गया, डिक्रीज हो गया। अब जब हम निकालेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो 15/17 इंटू 100 करेंगे तो लगभग 90% वैल्यू आता है। यानी अब देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है टेम्परेचर के डिक्रीज करने के साथ इंक्रीज हो गई। इनवर्स प्रोपोर्शनल समझ में आ रहा है? अब जैसे जैसे टेम्परेचर और डिक्रीज करिएगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो 15 ग्राम्स है, ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो अगेन डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया। तो 15/12 इंटू 100% तो लगभग 125% आया। अब जब भी 100% प्लस कोई चीज एयर मास में हो जाती है, 100% प्लस का मतलब हुआ कि ये सुपर सैचुरेटेड एयर है और कभी भी इसकी वजह से रेनफॉल हो सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं, दो चीजें हो रही है, एक तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कभी भी रेनफॉल हो सकता है जब भी 100% के लेवल को, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के 100% लेवल को जब भी क्रॉस करेंगे तो सुपर सैचुरेटेड एयर कहलाएगा और वो रेनफॉल कराएगा। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इसमें क्या बताया था कि अगर कोई वर्टिकल या अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे कोई एयर जो है गर्म हवा ऊपर नहीं जा रही है, तो किसी तरीके का रिलेटिव ह्यूमिडिटी में डिक्रीज नहीं हो रहा है ना। कोई हवा जो है ऊपर अपवर्ड मूवमेंट में नहीं जा रही है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो भी डिक्रीज नहीं हो रही है, तो कोई रेनफॉल नहीं होगा, इसलिए क्लियर स्काई होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन में मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर के लेवल में वार्म एयर रहता है, नीचे के लेवल में कोल्ड एयर रहता है। ऐसे उल्टे कंडीशंस में क्या होता है, नीचे वार्म है ऊपर कोल्ड है, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या हो रहा है, कोल्ड एयर ने वार्म एयर की जगह ले ली है, वार्म एयर इधर आ गया। तो जब किसी तरीके का कोई अपवर्ड मूवमेंट हो ही नहीं रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज कैसे होगी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि कोई रेनफॉल नहीं होगा, सुपर सैचुरेशन होगा ही नहीं ना, तो रेनफॉल नहीं होगा तो स्काईज क्लियर होगी, और अगर यही वाइस वर्सा होगा तो रेनफॉल होगा। दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन दे रही हूं आप लोगों को, यू हैव टू राइट इट डाउन। आउट ऑफ मेनी एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमिडिटी, जितना हमने देखा ह्यूमिडिटी के बारे में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द मोस्ट यूजफुल फॉर एटमॉस्फेरिक एनालिसिस। ठीक है, इस पे आपको 150 शब्द में लिखना है आंसर। सो दैट्स ऑल। जितने भी क्वेश्चंस दे रही हूं उनके आंसर्स भी दूंगी, मॉडल आंसर्स दूंगी, एक लेक्चर बना के, 2 लेक्चर बना के, जब भी पॉसिबल होगा। फिलहाल आप ट्राई करते रहिए, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।